हेलो दोस्तों, यूपीएससी वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी की लगातार क्लासेस कर रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक लेकर आप सबके सामने हाजिर हो रहा हूं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए बहुत ही इंटरेस्टिंग, एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस पूरी सीरीज में, इन सारी क्लासेस के अंदर। तो अभी हम लोगों ने हाल में आपने देखा कि हम लोगों ने स्पेस टेक्नोलॉजी यानी कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की क्लासेस को कंप्लीट किया है और वो पूरी की पूरी क्लासेस जो हैं वो अवेलेबल हैं यूट्यूब चैनल पर। उसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई करंट अफेयर से अपडेटेड यानी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई प्लस करंट अफेयर से अपडेटेड पूरी क्लास जो है वो यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उसकी एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर सर्च करिए, इसी चैनल पर मौजूद है। ठीक है, तो आज हम लोग नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नई टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो टॉपिक है रक्षा प्रौद्योगिकी और उसका पहला पार्ट जिसमें हम लोग मिसाइल के बारे में पढ़ेंगे। मिसाइल का भाग 1 आज हम लोग देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। आज आप लोगों को मिसाइल के बारे में बहुत सारी नई नई जानकारियां आपको हासिल होंगी। बहुत ही बेसिक्स में क्लियर कराऊंगा और साथ ही साथ उसको सारे के सारे जो भी मिसाइल्स हैं उनको एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को क्लियर करूंगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करने जा रहे हैं। तो पहली बात, तो मिसाइल होती क्या है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। मिसाइल को हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेपास्त्र। क्या बोला जाता है मिसाइल को? मिसाइल को भेजा बोला जाता है प्रक्षेपास्त्र। इसे क्या कहा जाता है? प्रक्षेपास्त्र कहा जाता है। वैसे नॉर्मली चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, आप मिसाइल के नाम से ही जानते हैं, लेकिन उसे हिंदी में प्रक्षेपास्त्र कहा जाता है। प्रक्षेपास्त्र का मतलब क्या होता है? प्रक्षेपित कर उपयोग में लाया जाने वाला अस्त्र। प्रक्षेपित कर यानी किसी चीज को प्रक्षेपित करके, फेंक करके। ठीक है, कोई ऐसा अस्त्र जिसको फेंक कर मारा जाए, ठीक है, मारा जाए या उससे अटैक किया जाए दुश्मन पर, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रक्षेपास्त्र कहते हैं। तो प्रक्षेपित कर उपयोग में लाया जाने वाला अस्त्र क्या कहलाता है? प्रक्षेपास्त्र कहलाता है। और इससे क्या होता है? दूर के लक्ष्यों को भेदा जाता है। बहुत दूर के लक्ष्यों को, कई 100 किलोमीटर, कई हजार किलोमीटर के दूर के जो लक्ष्य होते हैं उनको इसी प्रक्षेपास्त्रों के जरिए नष्ट किया जाता है, अपने दुश्मन के लक्ष्यों को भेदा जाता है। ठीक है, तो यह प्रक्षेपास्त्र की डेफिनेशन हुई। तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि प्रक्षेपित कर उपयोग में लाया जाने वाला अस्त्र, इसको प्रक्षेपास्त्र कहते हैं। इसका प्रयोग दूर स्थित लक्ष्य को भेदने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से विस्फोटकों को हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, पहुंचाया जा सकता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे किसी भी तरीके के हथियार को लॉन्च किया जा सकता है, किसी भी हथियार को भेजा जा सकता है। चाहे इससे परमाणु बम आप भेज सकते हैं, चाहे इससे रासायनिक बम भेज सकते हैं। चाहे रासायनिक बम से हमला कर सकते हैं इसकी मदद से, और चाहे आप परमाणु बम से इससे हमला कर सकते हैं, या कोई पारंपरिक जो बारूद होता है उससे भी आप इन मिसाइलों की मदद से हमला कर सकते हैं। तो अब अगर बात करते हैं कि इन मिसाइलों के बारे में, तो ये देखिए पूरी इंडियन मिसाइल, ये जितनी भी मिसाइल आपको दिख रही हैं, ये सारी की सारी इंडियन मिसाइल हैं। जिनका ये आपको पिक्चर दिखाई पड़ रही है, ये सारी की सारी इंडियन मिसाइल हैं, सारी की सारी भारतीय मिसाइल है। हमारे पास प्रक्षेपास्त्र का एक बहुत बड़ा सा जखीरा है। ठीक है, तो उन सब के बारे में हम लोग यहां पर डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो प्रक्षेपास्त्र होते हैं, ये जो मिसाइल्स होती हैं, बेसिकली वैसे तो इनको इनको कई तरीके से इनका विभाजन किया जा सकता है, लेकिन इनका जो ये अपनी कह सकते हैं लक्ष्य को भेदती हैं। ठीक है, तो ये जो अपना जो रास्ता तलाश करती हैं, जो रास्ता तय करती हैं, उस आधार पर जो रास्ता ये तय करती हैं, उस आधार पर इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र की कैटेगरी होती है और दूसरा क्रूज प्रक्षेपास्त्र की कैटेगरी होती है। तो बेसिकली इनको दो भागों में बांटा जाता है। एक बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र कहा जाता है और दूसरा क्रूज प्रक्षेपास्त्र कहा जाता है। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र के बारे में बात करेंगे, यानी बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो और उसके बाद फिर आगे जो है फिर हम लोग क्रूज प्रक्षेपास्त्र के बारे में या क्रूज मिसाइल के बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र के बारे में बात करते हैं। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है,
ये जो मिसाइल आपको दिख रही है वो बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र का ये चित्र बना हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइल का ये फोटो यहां पर आपको दिखाई पड़ रही है। तो सबसे पहले जैसे हम लोग लॉन्च व्हीकल, आप लोगों ने जब स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में देखा था तो लॉन्च व्हीकल यानी प्रक्षेपण यान को देखा था, उसी तरीके से ये प्रक्षेपण यान की तरह ही होता है। और ये जो है इसके जो टॉप है इसे वॉरहेड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? वॉरहेड कहा जाता है। तो ये वॉरहेड होता है और इस वॉरहेड के अंदर ही हम क्या रखते हैं कि किसी भी तरीके का बारूद रख सकते हैं, इसी के अंदर जो है एटॉमिक बम रख सकते हैं, इसी के अंदर रासायनिक बम रख सकते हैं, यानी किसी भी तरीके के हथियार को यहीं पर रखा जाता है। कहां पर रखा जाता है? यहां पर। यानी कि हम इससे यहीं पर परमाणु बम रख सकते हैं। परमाणु, अगर हमें परमाणु बम से हमला करना है तो यहीं पर हम परमाणु बम रख सकते हैं। यहीं पर हम रासायनिक बम भी रख सकते हैं। ठीक है, जिस चीज से आपको अपने दुश्मन पर हमला करना है वो कहां पर रखा जाता है? इस वाले टॉप भाग पर रखा जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वॉरहेड बोलते हैं। बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। इसे क्या बोलते हैं? वॉरहेड कहते हैं। यहां पर हथियार रखा जाता है, यहीं पर परमाणु बम, रासायनिक बम इसमें यहीं पर रखा जाता है। फिर उसके बाद इसके नीचे वाली जो पोजीशन होती है वहां से ये कंट्रोल सिस्टम होता है, इसको कंट्रोल किया जाता है, इसका नियंत्रण किया जाता है। तो ये कंट्रोल सिस्टम होता है, यहां से इसका नियंत्रण किया जाता है। फिर नीचे की तरफ ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये इसका ईंधन होता है, ईंधन क्षेत्र होता है, यानी यहां पर ईंधन भरा जाता है। अब ईंधन जो है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, जो बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र होते हैं, इनमें दो तरीके का ईंधन उपयोग में लाया जाता है। पहला होता है ठोस ईंधन, ठीक है, ठोस ईंधन इसमें यूज किया जाता है, और दूसरा होता है तरल ईंधन। ठीक है, तरल ईंधन का उपयोग किया जाता है। ठोस ईंधन जो इसमें भरा जाता है वो याद होगा आप लोगों को, प्रीवियस जब हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पढ़ रहे थे तो मैंने एसटीपीबी के बारे में बताया था। ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में जो प्रक्षेपण यान होते हैं उनमें भी यही ठोस ईंधन भरा जाता है, जिसका नाम है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। ठीक है, ये ठोस ईंधन भरा जाता है। ठीक है, ठोस ईंधन भरा जाता है। और दूसरा जो तरल ईंधन भरा जाता है वो है यूडीएमएच, यानी अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजाइन, तरल ईंधन भरा जाता है। तो तरल ईंधन भरा जाता है। जिन लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं वो जाकर जो प्रक्षेपण यान वाला हमारा चैप्टर वो क्लास है उसको देखिए, तो वहां पर आप लोगों को इसको डिटेल में समझ में आएगा कि कौन कौन से हम फ्यूल का यूज करते हैं प्रक्षेपण यानों में। तो उसी तरीके का फ्यूल यानी उसी तरीके का ईंधन हम लोग कहां पर यूज करने जा रहे हैं? हम लोग जो है मिसाइल के अंदर यूज करने जा रहे हैं। तो फिर से मैं बता देता हूं कि ये जो अपर पोजीशन, जो इसकी ऊपरी वाली पोजीशन है, इसे वॉरहेड कहा जाता है। इसी पे हथियार रखे जाते हैं, इसी में परमाणु बम, रासायनिक बम, ये सारी चीजें इसके ऊपर मिसाइल पर रखी जाती हैं। इसके नीचे कंट्रोल सिस्टम होता है। ठीक है, नियंत्रण, जो यहां से जो है मिसाइल को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके नीचे जो पूरा का पूरा ये जगह होती है, ये ईंधन क्षेत्र होता है, यानी कि ईंधन यहां पे भरा जाता है। ईंधन दो तरीके के भरे जाते हैं, एक ठोस ईंधन होता है, एक तरल ईंधन होता है। ठोस ईंधन एसटीपीबी, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, और ये जो होता है तरल ईंधन होता है यूडीएमएच, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजाइन। ये आपको ऑलरेडी पता है, फिर से मैं आप लोगों को दोबारा मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो बिल्कुल बात क्लियर हो गई। ठोस ईंधन समझ में आ गया, तरल ईंधन बता दिया। अगर मान लीजिए मिसाइल है और मिसाइल जो है वो अगर इसमें 3 इंजन, जरूरी एक साथ फ्यूल नहीं भरा जाता, बल्कि इसमें अलग अलग इंजन लगे होते हैं और अलग अलग इंजन में अलग अलग फ्यूल का यूज किया जाता है। मान लीजिए मिसाइल है और मिसाइल जो है उसके अंदर तीन इंजन लगे हुए हैं। ठीक है, कितने इंजन लगे हुए हैं? 3 इंजन लगे हुए हैं। ठीक है, अगर उसके अंदर 3 इंजन लगे हुए हैं, मान लीजिए ये पहला इंजन है, ये दूसरा इंजन है और ये तीसरा इंजन है, तो इस इंजनों को हम लोग चरण कहते हैं। क्या बोलेंगे? चरण 1। ठीक है, इसे बोलेंगे, इस इंजन को बोलेंगे चरण 2 और इसे बोलेंगे चरण 3। ठीक है, चरण 3 बोलेंगे, जैसा कि हम लोग लॉन्च व्हीकल प्रक्षेपण यान में बोलते थे। तो चरण 1, चरण 2, चरण 3 कहा जाएगा। ठीक है, यानी ये 3 इंजन अलग अलग नाम जो 3 इंजन इसके अंदर लगाए गए हैं, मान लीजिए ये मिसाइल 3 इंजनों से लैस है। ठीक है, तो पहले इंजन को चरण 1, दूसरे इंजन को चरण 2, तीसरे इंजन को चरण 3 कहा जाएगा। तो मान लीजिए चरण 1 है तो इसमें हम सॉलिड इंजन भर देंगे, यानी एसटीपीबी भर देंगे। ठीक है, सॉलिड फ्यूल भर देंगे, सॉरी, तो
मतलब ठोस ईंधन भर देंगे, तो ठोस ईंधन यानी एसटीपीवी भर देंगे। चरण 2 में फिर हम यूडीएमएच भर सकते हैं, यानी कि तरल ईंधन भर सकते हैं। फिर चरण 3 में हम लोग एसटीपीवी भर सकते हैं, ठीक है, यानी ठोस ईंधन भर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई सेट पैटर्न नहीं है। हो सकता है 3 चरण जो हो उसमें सिर्फ हम एसटीपीवी भर दें, पहला चरण में भी एसटीपीवी, दूसरे चरण में भी एसटीपीवी और तीसरे चरण में भी एसटीपीवी, यानी सिर्फ ठोस ईंधन वाले चरण बना सकते हैं। जो इंजन हम इसमें लगाएं वो हो सकता है कि तीनों के तीनों जो है ठोस ईंधन से चलें, ऐसा भी पॉसिबल है। हो सकता है तीनों जो है या तीनों जो है वो तरल ईंधन से भी हम चला सकते हैं, इसको भी तरल, इसको भी तरल, इसको भी तरल कर सकते हैं, या दो जो है कर सकते हैं, या फिर पहला चरण जो है ठोस ईंधन से चला सकते हैं, दूसरा चरण जो है वो तरल ईंधन से चला सकते हैं और तीसरा चरण जो है वो ठोस ईंधन से चला सकते हैं। मतलब इसमें कोई सेट नहीं है कि पहले ठोस फिर तरल फिर उसके बाद फिर ठोस, ऐसा जरूरी नहीं। तो हो सकता है तीनों के तीनों जो चरण है, तीनों के तीनों जो हमने इंजन लगाए हैं वो ठोस ईंधन से ही चलते हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो इसमें कोई ऐसा सेट नहीं है, ये डिपेंड करता है आपकी मिसाइल की नीड पर, यानी मिसाइल को कितनी दूरी पर भेजना चाहते हैं और मिसाइल की क्या डिमांड है, मतलब जहां पर जितनी दूरी पर आप मारक क्षमता चाहते हैं, कितनी दूरी पर आप इसकी मदद से मार करना चाहते हैं, तो और किस तरीके का फ्यूल आप यूज करना चाहते हैं, वो वैज्ञानिक अपनी नीड के हिसाब से उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग मिसाइलों के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ चरण होते हैं, अलग अलग इंजन लगाए जाते हैं, अलग अलग चरण होते हैं और में अलग अलग तरीके के फ्यूल का उपयोग किया जाता है, अलग अलग तरीके के ईंधनों का उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर ऐसे होता है तो कुछ इस तरीके से मामला सेट होता है। तो होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मिसाइल कुछ इस तरीके से दिखती है, उसमें इस तरीके की सारी चीजें मौजूद होती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। अब मिसाइल जो ये बैलिस्टिक मिसाइल होती है, ये बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है ये कई तरीकों से कंट्रोल होती है, यानी इनका नियंत्रण जो होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, कई तरीके से इनको कंट्रोल किया जाता है। ये कभी कभी जीपीएस से कंट्रोल होती हैं, ठीक है, जीपीएस से भी कंट्रोल हो सकती हैं। कभी कभी ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से कंट्रोल होती हैं, यानी कि सेट कर दिया जाता है कि साहब आपको इतनी दूरी पर मार करना है, एक सेटिंग कर दी जाती है, तो वो उतना ही फ्यूल उतनी सारी चीजों को लेकर ये चलती है और उसके बाद अपने लक्ष्य तक वहां पर पहुंचकर ये अटैक कर देती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो कभी कभी जीपीएस गाइडेड भी होती हैं, कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक गाइडेड भी होती हैं, और भी कई गाइडिंग सिस्टम इनके अंदर यूज किया जा सकता है। किसके अंदर? आपके बैलिस्टिक मिसाइल यानी बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्रों के अंदर। अब ये लॉन्च कैसे होती है इसको देखने लायक है, मजेदार है इनको लॉन्च करना। तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, हमेशा याद रखिएगा कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, ये बैलिस्टिक मिसाइल हमेशा हमेशा एक पैराबोलिक पाथ यानी कि एक परवलयाकार रास्ता अपनाती हैं। हमेशा ऐसे ये ऐसे जाएंगी, पृथ्वी के बहुत ऊंचाई पर जाएंगी और उसके बाद वहां पर गुरुत्वाकर्षण के बल की वजह से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की तरह से खींचेंगी और खींचकर ये नीचे की तरफ आएंगी। ठीक है, तो सब मान लीजिए कि 3 चरण वाली मिसाइल है ये। मान लीजिए ये 3 चरण वाली मिसाइल है, इसमें पहला चरण है, फिर ये दूसरा चरण है, ठीक है, फिर इसका तीसरा चरण है और फिर ये मिसाइल है। ठीक है, अब ये पहले चरण में ये लॉन्च हो गई, तो जैसे ये ऊपर की तरफ उठेगी, इसका पहला चरण जो है वो कुछ दूरी पर जाने के बाद उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा, और जब इसका फ्यूल खत्म हो जाएगा तो ये पहला चरण इससे अलग हो जाएगा और ये जमीन पर गिर पड़ेगा। फिर इसका दूसरा चरण जो है वो जलेगा। जब दूसरा चरण जलेगा तो ये और ऊपर जाएगी और उसके बाद इसके दूसरे चरण से फ्यूल खत्म हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा चरण भी इससे यानी दूसरा इंजन भी इससे अलग होकर गिर जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा चरण इसका होगा और फिर ये और ऊंचाई पर जाएगी। ठीक है, और ऊंचाई पर जाएगी और यहां पर पहुंचकर, ठीक है, यहां पर पहुंचकर फिर इसके बाद ये ग्रेविटी से यानी कि यहां पर पहुंच जाएगी और उसके बाद क्या होगा कि ये ग्रेविटी की मदद से फिर जब एक ऊंचाई पर पहुंच जाएगी, बहुत ऊंचाई पे जा सकती है, 200 300 1200 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। तो ये एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद क्या होता है कि पृथ्वी की जो ग्रेविटी होती है इसको अपनी तरफ खींचती है, तो ये बहुत तेजी से नीचे की तरफ आती है और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल इतनी तेजी से इसको खींचता है कि बहुत तेजी
तेजी से नीचे आती है, नीचे आती है, नीचे आती है, और उसके बाद इसमें मौजूद जो भी वो होते हैं, बम होते हैं, परमाणु बम होते हैं या रासायनिक बम होते हैं, इसके जो टॉप होता है, जो इसका वॉरहेड होता है, उससे निकलकर अलग हो जाते हैं और अलग होकर अलग अलग जगहों पर पहुंचकर अलग अलग तरीके से गिरकर वहां पर विस्फोट, वहां पर विध्वंस मचाते हैं। तो ये बात समझ में आ रही है। लेकिन हमेशा ये एक पर्टिकुलर पाथ को ही फॉलो करती हैं, यानी परवलयाकार आकृति ही बनाती हैं, परवलयाकार रास्ता ही अपनाती हैं, हमेशा सेट होता है इनका। ठीक है, पहले मैंने क्या बताया कि पहले मान लीजिए पहला स्टेज लॉन्च हुआ, ठीक है, लॉन्च हुआ तो यहां से ये लॉन्च हुई, फिर उसके बाद पहला स्टेज इनको काफी ऊंचाई तक लेकर गया, तो पहला इंजन का फ्यूल यानी ईंधन खत्म हो गया, तो पहला इंजन इससे अलग हो जाएगा, फिर दूसरा इंजन जलेगा, फिर दूसरे इंजन का फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो फिर ये और ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे, पहला दूसरा इंजन जो है इनसे सेपरेट हो जाएगा। अगर 3 स्टेज वाली रॉकेट है, 3 स्टेज वाला रॉकेट है, तो ये होगा, फिर तीसरा स्टेज इसका जलेगा, ये और ऊंचाई पर पहुंच जाएंगी, जब एक ऊंचाई पर पहुंच जाएंगी तो उसके बाद क्या होता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इनको खींचता है, तो ये बहुत तेजी से धरती की तरफ बढ़ती हैं, धरती की तरफ बढ़ती हैं, और जब ये धरती के करीब पहुंचती हैं तो ये अपने अंदर से परमाणु बमों को या रासायनिक बमों को जो अपने साथ लेकर जाती हैं, जो इसका जो कह सकते हैं कि वॉरहेड होता है, ठीक है, उस वॉरहेड से ये रिलीज कर देती हैं, और इस वॉरहेड से निकलकर ये परमाणु बम या रासायनिक बम या पारंपरिक जो बारूद होता है, बारूद वाले बम होते हैं, वो नीचे जमीन पर गिरते हैं और अलग अलग जगहों पर अपने टारगेट को अचीव करते हैं, टारगेट को जो है वो नष्ट कर देते हैं। तो होप कि ये बात 101% समझ में आ गई होगी कि ये कैसे काम करती है। ये बिल्कुल सेट पैटर्न पर पहले जाएगी, पृथ्वी के सतह से बहुत ऊंचाई पर, मैंने कहा 100, 200, 500, 1000 किलोमीटर तक जा सकती है और जाएगी, और फिर उसके बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से अट्रैक्ट होकर वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरेगी, और नीचे गिरते गिरते जब ये पृथ्वी के करीब आएगी तो फिर उसके बाद इसके जो वॉरहेड होता है, वॉरहेड जानते हैं ना, याद है ना, ये वॉरहेड, इसी वॉरहेड से जो बम होते हैं वो निकलकर जो है वो जमीन पर अलग अलग टारगेट पर गिरकर जो है वो चीजों को मतलब अपने टारगेट को नष्ट कर देते हैं। तो ये होता है, तो ये परवलयाकार आकृति को यानी परवलयाकार यानी कि ये पैराबोलिक पाथवे को अपनाती हैं। किसको अपनाती हैं? पैराबोलिक पाथवे को अपनाती हैं, परवलयाकार जो है वो रास्ता अपनाती हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। अच्छा, इसकी एक कमी, मतलब इसकी वजह से इसकी एक कमी भी हो जाती है। क्या कमी हो जाती है कि मान लीजिए कि हमारे दुश्मन का रडार जो है इस देख रहा है, हमेशा आसमान में देख रहा है कि कोई दुश्मन का जहाज हम पर अटैक तो नहीं करने वाला है या दुश्मन की मिसाइल अटैक तो नहीं करने वाली है, तो आसान, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर जाती हैं तो आसानी से रडार की पकड़ में आ जाती हैं। तो रडार की पकड़ में अगर आ जाती हैं और दुश्मन अगर हमारा मजबूत है, ठीक है, दुश्मन मजबूत, तो वो अपनी एंटी मिसाइल यानी मिसाइल रोधी मिसाइलें, यानी कि जो एंटी मिसाइल होती हैं जिन्हें इंटरसेप्टर मिसाइल कहा जाता है, मिसाइल रोधी मिसाइल जो होती हैं, जो मिसाइलों को मारकर नष्ट करती हैं, उनको भेज देगा और इसको हवा में ही नष्ट कर सकता है। तो ये इसकी कमी भी होती है। क्या कमी होती है इसकी कमी ये होती है, कि कमी ये होती है कि आसानी से रडार की पकड़ में आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर जाती हैं, और जब बहुत ऊंचाई पर जाती हैं तो रडार की आसानी से पकड़ में आ जाती हैं, और फाइनली रडार उन्हें पकड़कर अपनी इंटरसेप्टर, मतलब दुश्मन चाहे तो इंटरसेप्टर मिसाइल से आपकी मिसाइल को हवा में मारकर आसानी से गिरा देता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसकी कमी है, लेकिन फिर भी ये इतनी ज्यादा खतरनाक होती हैं कि ज्यादातर युद्धों में इन्हीं का उपयोग किया जाता है। इसकी मदद से आप परमाणु बम, रासायनिक बम, किसी से भी हमला कर सकते हैं। तो बिल्कुल मुझे लगता है 101% आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज 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 इसको कमेंट कीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। तो अब ये जो मिसाइल्स हैं, ठीक है, ये मिसाइल्स क्या होती हैं मैंने आपको बताई। मिसाइल्स के बाद मैंने बताया कि 2 तरीके की होती हैं, कौन कौन सी, क्रूज और बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र। जो बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र इस वक्त हम लोग पढ़ रहे हैं उसका आकार क्या होता है, मैंने बताया कितने स्टेजेस होते हैं, चरण होते हैं। ये चरण यानी कि अलग अलग इंजनों से चलने वाले ये अलग अलग चरण होते हैं, ठोस ईंधन, तरल ईंधन से ये चलते हैं। ठीक है, चलते हैं, और कैसे ये अपने टारगेट को अचीव करते हैं। मुझे लगता है 101% ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं सर कि जो बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र होते हैं, तो ये बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र जो होते हैं, तो ये बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र या बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं उनको
क्या कैटेगराइज किया जाता है, उनको क्या अन्य छोटे छोटे कह सकते हैं कि उनको जो है वो मतलब अलग अलग तरीके से उनको बांटा जाता है, मतलब उनको किस हिसाब से उनको बांटा जाता है। तो अगर हम देखें तो ज्यादातर जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र होते हैं, उनको जो नापा जाता मतलब बांटा जाता है उनकी मारक क्षमता, यानी कि कितनी दूरी पर वो मार कर सकती हैं, उस मारक क्षमता के आधार पर इनको विभाजित किया जाता है। मारक क्षमता के आधार पर इनको विभाजित किया जाता है। किसको? जो हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र होते हैं, उनको उनकी मारक क्षमता के आधार पर विभाजित किया जाता है। ठीक है, उनको क्लासिफाई किया जाता है। तो इसमें मारक क्षमता के आधार पर विभाजित करने में पर पता यह चलता है कि सबसे पहले आता है कि मारक क्षमता के आधार पर 4 भागों में इन्हें विभाजित किया जाता है। और अगर ऐसे देखा जाए तो ये 4 भागों में विभाजित होती हैं, यानी 4 कैटेगरी में इनको कैटेगराइज किया जाता है। पहला होता है छोटी दूरी का प्रक्षेपास्त्र। ठीक है, इसे बोलते हैं शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। क्या बोलते हैं? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो जब इन्हें विभाजित किया जाता है तो इसमें शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल SRBM इन्हें कहा जाता है, छोटी दूरी का प्रक्षेपास्त्र, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल या छोटी दूरी का प्रक्षेपास्त्र। तो मारक क्षमता के आधार पर अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल को या बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र को विभाजित करें तो 4 में इनका विभाजन होगा। पहला होगा छोटी दूरी का प्रक्षेपास्त्र या शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब यह होता है कि लगभग 100 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता अगर किसी मिसाइल की है तो उसे हम SRBM कहेंगे। क्या बोलेंगे? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कहेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कहेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल किसे कहा जाता है? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है 100 से लेकर 1000 किलोमीटर, लगभग 1000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली जो मिसाइल्स होती हैं उन्हें शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। तो इस कैटेगरी में भारत के पास बहुत सारी मिसाइल हैं, जिसमें पृथ्वी 1 आ जाती है। ठीक है, पृथ्वी 1 आ जाती है, पृथ्वी 2 आ जाती है, पृथ्वी 2 आ जाती है। इसके अलावा यहां पर आ जाती है आपका पृथ्वी 3 आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या आ जाती है? पृथ्वी 3 आ जाती है। इसके अलावा जो है इसमें और भी बहुत सारी, मतलब क्योंकि हमारे पास बहुत सारी हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाती है अग्नि 1 आ जाती है। ठीक है, अग्नि 1 आ जाती है। इसके अलावा प्रहार आ जाती है, प्रहार नाम की मिसाइल है। ठीक है, प्रहार नाम की मिसाइल आ जाती है। प्रहार का ही दूसरा वर्जन है, मतलब उसी का वही प्रहार ही प्रगति के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, प्रगति मिसाइल आ जाती है। ठीक है, तो तो कौन कौन सी मिसाइल SRBM की कैटेगरी में आती है भारत के? ठीक है, जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, जिनके बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं जो कि 100 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता होती है। कौन कौन सी मिसाइल भारत की आती हैं? पृथ्वी 1। सारी की सारी लिस्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है, नोट कर लीजिए, सारी की सारी लिस्ट आपको पहले कैटेगराइज कर रहा हूं, फिर सारी की सारी लिस्ट आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो कौन कौन सी आती है SRBM में? पृथ्वी 1 आती है, पृथ्वी 2 आती है, पृथ्वी 3 आती है, अग्नि 1 आती है, प्रहार आती है, प्रहार का ही दूसरा नाम प्रगति है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें एक और मिसाइल आती है जिसका नाम होता है धनुष। क्या नाम होता है? धनुष। ठीक है, तो धनुष भी इसी कैटेगरी में आती है। तो भारत के पास जो छोटी दूरी का प्रक्षेपास्त्र है, ठीक है, बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है, वो है जिसे SRBM कहते हैं, उसमें पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, अग्नि 1, प्रहार, प्रगति, धनुष है। ठीक है, फिर आता है मध्यम दूरी का प्रक्षेपास्त्र, जिसे ठीक है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, MRBM इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? MRBM, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल या मध्यम दूरी का प्रक्षेपास्त्र कहते हैं। तो लगभग 1000 किलोमीटर से अधिक, लगभग 3500 किलोमीटर तक, ठीक है, 1000 किलोमीटर से लेकर 3500 किलोमीटर तक की जो रेंज होती है, मारक क्षमता होती है, तो ऐसे प्रक्षेपास्त्रों को हम कहां रखते हैं? MRBM में रखते हैं, मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्रों की कैटेगरी में रखते हैं। किसमें? मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्रों की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, MRBM की कैटेगरी में रखते हैं। कितनी दूरी इनकी मारक क्षमता? 1000 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता होती है। तो ये जो मिसाइल होती हैं, इनके अंदर जो है वो हमारी आती है अग्नि 2। ठीक है, अग्नि जो 2 है वो इसी कैटेगरी में आती है। किसमें? MRBM में। 1000 से 3500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है। ठीक है, MRBM की मध्यम दूरी का प्रक्षेपास्त्र। तीसरी आती है लंबी दूरी का प्रक्षेपास्त्र। ठीक है, तो
इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, IRBM, ठीक है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, IRBM, या लंबी दूरी का प्रक्षेपास्त्र इसे कहा जाता है। इसकी जो मारक क्षमता होती है वो होती है 3500 किलोमीटर से लगभग 5000 किलोमीटर, ठीक है, 3500 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता होती है। किसकी? IRBM यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की होती है, लंबी दूरी के प्रक्षेपास्त्र की होती है, ठीक है। तो भारत की जो है वो अग्नि 3, ठीक है, अग्नि 3 और अग्नि 4, ठीक है, अग्नि 3 और अग्नि 4 जो है वो इस कैटेगरी में आती हैं। किस कैटेगरी में? IRBM की, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल या लंबी दूरी का प्रक्षेपास्त्र, ठीक है, या जिनकी क्षमता 3500 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र, ठीक है, अंतर महाद्वीपीय यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। रट लीजिए, एक एक चीज बता दे रहा हूं आप लोगों को, कौन कौन सा है? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। तो इसकी जो क्षमता होती है वो 5000 किलोमीटर से, इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक होती है। तो 5000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता वाले जो प्रक्षेपास्त्र होते हैं, बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में रखा जाता है, अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। तो अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र की कैटेगरी में इसको रखा जाता है ICBM में। और भारत के पास ICBM कैटेगरी में आती है अग्नि 5, ठीक है, अग्नि 5। तो अग्नि 5 जो है वो भारत की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र भारत के पास है, जिसका नाम है अग्नि 5, जिसकी जो क्षमता है वो लगभग 5000 से 8000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है। कितनी क्षमता है? 8000 से लेकर 5000 से लेकर 8000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाला जो मिसाइल हमारे पास मौजूद है वो क्या है? अग्नि 5 है, ठीक है। अग्नि 5 जो है वो कितनी क्षमता है इसकी? 5000 किलोमीटर से लेकर 8000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है अग्नि 5 की। तो अग्नि 5 हमारे पास एक बेहतरीन प्रक्षेपास्त्र है, जो कि जबरदस्त तरीके का प्रक्षेपास्त्र है। जो आप जानते हैं अग्नि 5 के बारे में कि जो 20 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट के अंदर अग्नि 5 की यह क्षमता है कि लगभग आप जरा समझ लीजिए कि 5000 किलोमीटर की रेंज में लगभग पूरा चाइना, पूरा का पूरा लगभग 3/4 जो है, 3/4 जो है रशिया, लगभग 3/4 जो है वो यूरोप, लगभग जो है आप ये समझ लीजिए कि इधर पूरा मिडिल ईस्ट, लगभग आधा अफ्रीका, और अगर हमने लास्ट पॉइंट साउथ इंडिया से छोड़ दें तो पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इतना बड़ा एरिया जो आपको मैं दिखा रहा हूं, थोड़ा इमेजिन करिए, तो इतना बड़ा जो एरिया मैं बता रहा हूं, इनमें इन पूरे एरिया में, चाहे वो चाइना, रशिया, ये जो पूरा एरिया आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको अग्नि 5 की मदद से सिर्फ 20 मिनट के अंदर इसको इस पूरे एरिया में कहीं पर भी सिर्फ 20 मिनट के अंदर हम अपने अग्नि 5 की मदद से हम कहीं पर भी हम परमाणु बम से हमला कर सकते हैं, उसको परमाणु बम से नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। यह ताकत है अग्नि 5 की। 20 मिनट के अंदर ये पूरे एरिया में कहीं पर भी हम परमाणु बम से हमला कर सकते हैं अग्नि 5 से। जरा सोचिए, ये ताकत है, ठीक है। अगर ये सुनकर, ये जानकर मजा आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मजा आ गया, ठीक है। ये क्षमता जानकर मजा आ गया, ये सारी क्षमता जानकर मजा आया और ये चीजें समझकर मजा आया, ठीक है। तो ये बात आप, मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं, तो अब आप लोगों को जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो क्लियर हो गई होगी। तो बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, बहुत डिटेल में सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करी कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है, किस तरीके से हैं। तो अब हम लोग जो है जो नेक्स्ट क्लास हम लोग लेंगे, तो उसमें हम लोग जो है वो क्रूज मिसाइल कैसे काम करती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम लोग फिर उसके बाद आगे जो है वो बात करेंगे हम लोग क्रूज मिसाइल के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग मिसाइल डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है
और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आज की क्लास में आप लोगों ने क्रूज मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में पढ़ा। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी और किस तरीके से ये आपकी मददगार साबित हो रही है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।